तो भाई बच्चों, ऑल्टरनेटिंग करंट और इसमें कर लिया हमने कि अगर रेजिस्टेंस एसी सर्किट में लगाई जाए तो फेज डिफरेंस जीरो। ईएमएफ की इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट की इक्वेशन भी आई नॉट साइन ओमेगा टी, कोई फेज डिफरेंस नहीं। साथ साथ में दोनों हाथ में हाथ पकड़ के करंट और ईएमएफ चले होते हैं। जैसे ही ईएमएफ अपनी डायरेक्शन बदलेगा, करंट भी वैसे ही अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। उसके बाद हमने कर लिया एसी थ्रू इंडक्टेंस, और इंडक्टर में से जब हमने एसी पास किया तो पता ये चला यार ईएमएफ तो लीड कर रहा है बॉस, और 90 डिग्री से लीड कर रहा है। मतलब ईएमएफ आगे आगे चल रहा है और जो करंट है वो बेचारा पीछे है। और 90 डिग्री का 90 डिग्री के फेज डिफरेंस का सीधा सा मतलब होता है एक अगर मैक्सिमम है तो दूसरा मिनिमम है। मतलब ईएमएफ मैक्सिमम तो करंट मिनिमम। और ये काफ़ी अजीब लगा था जब हमने किया था कि यार ईएमएफ मैक्सिमम है और करंट है ही नहीं सर्किट में। और इसका रीज़न हमने क्या ढूंढ लिया था कि यार एक ईएमएफ नहीं था बॉस, दो ईएमएफ आ गए थे। एक तो हमारा अप्लाइड ईएमएफ था, दूसरा इंड्यूस हो गया था ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ इतना ज़्यादा था कि वो करंट को साथ में लेके दौड़ लिया, और हमारे ईएमएफ के साथ फेज डिफरेंस आ गया जो अप्लाइड ईएमएफ था। और उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन आई थी, ऑब्स्ट्रक्शन जिसको आप रेजिस्टेंस बोलने से कतरा रहे हो, क्योंकि रेजिस्टेंस आर के लिए रिजर्व कर लिया हमने वर्ड, तो उसको नाम दे दिया था हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस। और वो कितना था बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस? एल ओमेगा के बराबर था, और एल ओमेगा के बराबर था 2 पाई एफ एल। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर जीरो हो जाएगी तो वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, डीसी के लिए रेजिस्टेंस ही ऑफर नहीं करता अगला। फिर बात आ गई कैपेसिटर की। अच्छा एक चीज़ और, कि इंडक्टर में अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई ईएमएफ की इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटा, तो करंट की इक्वेशन क्या बनेगी इंडक्टर में इरफा? ईएमएफ की इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की क्या बनेगी बेटा इंडक्टर वाले केस में? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन साइन, वो करंट लैग करेगा, ईएमएफ लीड करता है। तो अगर ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी तो करंट बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। करंट लैग करवाना है 90 डिग्री से, और क्या करना है। पर अगर मैं इक्वेशन बोलता हूँ ईएमएफ की, अब ध्यान सुनियो, ईएमएफ की इक्वेशन बोलता हूँ कि जी इंडक्टर में ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। क्या बोला है? ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। अब करंट बोलो कितना होगा? करंट की इक्वेशन क्या बनाएगी? माइनस पाई बाय 2। बोल, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2। जो भी ईएमएफ की इक्वेशन आएगी, ईएमएफ जरूरी नहीं है कि ई नॉट साइन ओमेगा टी बोलेगा तुम्हें हमेशा, वो बोल सकता है जी ईएमएफ है ई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो आप बोलोगे करंट आएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस डालना है, इक्वेशन जो ईएमएफ की होगी उससे 90 डिग्री पीछे करंट को रखना है। वो उल्टा बोल सकता है, बोले जी आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी इंडक्टर में, तो पहले उसने करंट डिफाइन कर दिया, बोले आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी, बताओ ईएमएफ क्या होगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ईएमएफ 90 से लीड करवाना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसा ये एक बार तुमने किया वैसे नहीं मिलेगी इक्वेशन, बस आपने फेज डिफरेंस का ध्यान रखना है कि फेज डिफरेंस इतना आने वाला है। इसी तरीके से जब कैपेसिटर में गए, कैपेसिटर भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करने लगा यहाँ तो, और उसकी ऑब्स्ट्रक्शन क्या आ गई थी? 1 अपॉन सी ओमेगा या 2 पाई एफ सी। और अगर कहीं एफ जीरो हो जाएगा डीसी तो 1/0 इन्फिनिटी, कैपेसिटर तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ये कर लिया था हम लोगों ने। और कैपेसिटर में कौन लीड कर गया था? करंट लीड कर गया था। कितने से बेटा? 90 डिग्री से लीड कर गया था। तो ये सब हमने कर लिया, एलसीआर सर्किट भी कर लिया ना। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और वो क्वेश्चन ये रहा जी, सोच समझ के आंसर करिएगा। ये रहा जी आपका क्वेश्चन। लो फ्रीक्वेंसी एसी हमने सप्लाई किया है सर्किट में, और ये सर्किट हमारे पास है, एक रेजिस्टेंस है बेटा, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक और कैपेसिटेंस है। ये लो फ्रीक्वेंसी एसी है, लो फ्रीक्वेंसी लिमिट एसी सर्किट।
द लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर की बात कर रहे हैं। लो फ्रीक्वेंसी में कैसे बिहेव करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट आपको ड्रॉ करना है, कैसा होगा। एसी की फ्रीक्वेंसी लो है, आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, कैसा होना चाहिए सोचिए। और जिसके भी किसी के दिमाग में थोड़ा आता है वो हाथ खड़ा करें। ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं जी, आज तक तो बोले नहीं, आप अगर बोलना चाहें तो कोई हर्ज नहीं, बोल सकते हैं। हाँ जी, कोई बोलना चाहे आप लोगों में से कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा। लो फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई किया हमने। भारद्वाज कभी तो बोल दिया कर बेटा। बोलो ठाकुर, लो फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे। आसान है बेटा, दिमाग का तो यूज किया करो, भगवान ने दिया है, तुमने इसको जंग लगा दिया यार बैठे बेटा। लो फ्रीक्वेंसी में कैपेसिटर कैसे एक्ट करता है बेटा, चल बोल ठाकुर। लो फ्रीक्वेंसी में कैपेसिटर का बिहेवियर बताना है। वो बच्चा, हाँ बोल बेटा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होती है, 1/2πfc। एफ जैसे से कम होता जाएगा उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। और अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, डीसी हो गया, तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, मतलब ये सर्किट कंडक्ट ही नहीं करेगा, ना ये ना ये। इंडक्टर के बारे में क्या बोलोगे। लो फ्रीक्वेंसी में लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो अगर फ्रीक्वेंसी काफी लो है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये गायब हो लिया क्योंकि यहां से करंट नहीं जाएगा, ये गायब हो गया क्योंकि यहां से करंट नहीं जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो लिया, तो ये और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गई और आपका इक्विवेलेंट सर्किट ये तैयार हो गया। ये तो अगर आपसे कोई बोले यार लो फ्रीक्वेंसी एसी हमने सर्किट में सप्लाई किया है, बताओ इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, तो इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस सिर्फ 2R आ जाएगी बस। इक्विवेलेंट सर्किट की रेजिस्टेंस सिर्फ 2R के बराबर हो जाएगी। क्योंकि कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा बच्चों, है ना। तो ये सर्किट गया, ये भी गया, और ये 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो ये शॉर्ट सर्किट हो लिया, ये आपका सर्किट आ गया। लो फ्रीक्वेंसी लिमिट एसी सर्किट। क्या मैं आगे चलूं बेटा। अबे वो वाला सर्किट तो पहले ड्रॉ किया था, ही करना, और क्या करना है, किया नहीं तूने। शेडिंग कर ली, कमाल है, बिना शेडिंग के जिसको आत्मा दुखी रहती है इसकी। चलो बेटा आगे, एक और सर्किट लो, चलो। बत्तेरी तो, हाँ जी, अब फिर से लो फ्रीक्वेंसी है, बोल रहा ना, अब क्या होगा। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया बेटा, और कैपेसिटर पिछली बार की तरह गायब हो जाएगा क्योंकि यहां से कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो लिया, तो फाइनली ये जब शॉर्ट सर्किट हो लिया तो क्या करें अब, ये गायब हो गया बीच वाला। 2R के R/2, एक R ऊपर, ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना बेटा, ये गायब हो जाएगा ना। एक R ऊपर आ गया, ये गायब, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, एक R नीचे एक R ऊपर, R/2। पहले रेजिस्टेंस 2R हो गई थी सर्किट की, अगर ये वाला सर्किट मैं शो करूं तो यहाँ रेजिस्टेंस ओवरऑल बचेगी क्या, R/2, दोनों पैरेलल में हो गए बेटा। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई लो फ्रीक्वेंसी एसी हम सप्लाई कर रहे हैं, ये सर्किट कैसा जैसा बिहेव करेगा या इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी,
तो इसकी रेजिस्टेंस R/2 और पिछले बार की 2R आ गई थी। बैठो दोनों। तो हम कर रहे हैं जी एसी ऑल्टरनेटिंग करंट डीसी से अलग निकला है। डीसी लगातार कांस्टेंट करंट होता है जो कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन ये तो कभी एक डायरेक्शन में, कभी दूसरी डायरेक्शन में, कभी फिर एक डायरेक्शन में, लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। और लगातार डायरेक्शन चेंज करने की वजह से इंडक्टर को भी गुस्सा आ गया और वो अपोज करने लगा, वो भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करने लगा और उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गई L ओमेगा। कैपेसिटर तक अपोज करने लगा, बताओ, चार्ज हो जाता है और फिर अपोज करता है और उसकी रेजिस्टेंस भी निकाल ली 1/C ओमेगा। मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस के और इंडक्टिव रिएक्टेंस के ऐसा यूनिट ओम ही होंगे। बस रेजिस्टेंस हमने आर के लिए यूज वर्ड किया है, इसलिए रेजिस्टेंस नहीं बोलते केजी कैपेसिटर की रेजिस्टेंस ना, अलग से वर्ड ढूंढ लिया है, वो ये है रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर की रेजिस्टेंस, इंडक्टर की रेजिस्टेंस, आप ऐसे बोलो, वर्ड अलग है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटर के लिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टर के लिए, और एलसीआर सर्किट में इम्पीडेंस। सबका मतलब एक ही है, इम्पीडेंस का मतलब वही रेजिस्टेंस होता है। आगे चलें भाई, शेडिंग बाबा। चलो भाई, अब एसी की कुछ एक एप्लीकेशन देख लो बेटा। ऑल्टरनेटिंग करंट की है कुछ एप्लीकेशन। फिजिक्स ऑफ बॉडी फैट स्केल्स। बॉडी फैट स्केल सुन लो, हाँ फिर लिख लेना। बॉडी फैट स्केल बेटा ऐसा जैसा जैसे वेइंग मशीन नहीं होती है ना, वेइंग मशीन की तरह होता है और आपको इसके ऊपर खड़े होना है, बस खड़े होना है। तो ये इलेक्ट्रोड है ना बेटा, तो इलेक्ट्रोड हैं और आपको दोनों पांव ऐसे रख देना जैसे वेइंग मशीन के ऊपर रखते हो आप, और उसके बाद मशीन थोड़ा सा उसके अंदर कंप्यूटर होता है, वो आपसे एज का डाटा मांगती है कि आपकी एज कितनी है ना, मेल हो फीमेल हो, क्योंकि मेल फीमेल में फैट की तादाद अलग अलग रहती है और जो परमिसिबल है वो भी अलग अलग होती है। तो वो डाटा मांगेगा और उसके बाद आपका वेट देखेगा और वेट देखने के बाद बता देगा भाई परसेंटेज ऑफ फैट तेरी बॉडी में इतनी है। अब ये कैसे होता है, और इसमें अंदर क्या होता है, डीसी सेल लगे होते हैं, पर उसको एसी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस भी है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाला ऑसिलेटर भी है। तो एसी पल्स पास की जाती है कहाँ, तुम्हारी बॉडी में, पाँव से होते हुए। अब पाँव से होते हुए अगर करंट जाएगा, लेकिन करंट अगर ज़्यादा जाएगा तो बंदा वहीं लमरेट हो गया। तो अब ऐसी बात है, इतना भी नहीं होना चाहिए कि बंदा फटड़ी कर दिया तुमने। तो यहाँ पर आप देखो 800 माइक्रो एम्पेयर, बहुत ही कम है, पता भी नहीं चलेगा जब आप खड़े होंगे उसके ऊपर। तो 800 माइक्रो एम्पेयर का करंट पास किया जाता है। अरे भाई करंट पास किया तो है क्या, मसल है और फैट है। अब मसल में जो मसल रहते हैं उनमें पानी ज़्यादा रहता है और तो वो कंडक्टिंग होते हैं, उसकी रेजिस्टेंस कम है। फैट में पानी नहीं होता तो उसकी रेजिस्टेंस हाई है। और क्या है, और बेटा सेल वॉल्स हैं, और सेल वॉल्स जैसे हैं दे ऑफर कैपेसिटेंस ऑल्सो। तो करंट जब फ्लो करेगा तो उसके लिए क्या क्या है, एक तो रेजिस्टेंस आ गई, फैट की रेजिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा, मसल की रेजिस्टेंस बहुत कम, और दूसरा आ गया कैपेसिटेंस, सेल वॉल्स की कैपेसिटेंस। सीआर सर्किट बन गया तुम्हारी बॉडी का। तो ये मशीन तुम्हारी बॉडी का सीआर सर्किट के ऊपर भरोसा करके आपके बॉडी फैट की परसेंटेज को कैलकुलेट कर रही होती है। Human body contain muscle which is good conductor of electricity due to high water content, but fat is poor conductor. फैट भी है वो poor conductor है, उसकी रेजिस्टेंस हाई है। कैपेसिटेंस एंटर इनटू द पिक्चर, ठीक है, ड्यू टू द कैपेसिटी ऑफर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन्स। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर रही होती है, कैपेसिटी ऑफर करती हैं। तुम्हारी बॉडी क्या बन गया, सीआर सर्किट बन गया। अब सीआर सर्किट में से एसी पास करोगे तो भाई इंपेडेंस तो आएगी,
कैलकुलेट की जा सकती है, आर स्क्वायर प्लस 1/c ओमेगा होल स्क्वायर अंडर रूट। और जो करंट आएगा वापस, सेंसर क्या करता है, करंट सेंस करता है कि कितना करंट वापस आया, उससे इंपेडेंस कैलकुलेशन हो जाएगी, और इंपेडेंस के हिसाब से बंदा बता देगा यार तेरी बॉडी में बस इतने % फैट है, क्योंकि फैट की रेजिस्टेंस आई थी। तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, 5% एक्यूरेसी के आसपास रहती है, लेकिन ये देखिए, when you stand barefoot on such a scale, electrodes beneath your feet send a weak AC current approximately 800 microampere and 50 kilohertz, 50 hertz नहीं, किलो, 50,000 हर्ट्ज, एक सेकंड में 50,000 ऑसिलेशन थ्रू योर लोअर बॉडी इन ऑर्डर टू मेजर योर बॉडीज इंपेडेंस। आपकी बॉडी की इंपेडेंस वो मेजर कर लेगा। द स्केल ऑल्सो मेजर योर वेट, ठीक है, हाइट, एज एंड सेक्स। Built-in computer combines the impedance and weight with information you provide about height, age and sex to determine the percentage of fat in your body to an accuracy of about 5%. For men 20 to 39 age अगर है, percentage of 8 to 19% is considered average. अगर 8 से 19% तक फैट आता है तो वो एवरेज है, ठीक है, मैन में इतना परमिसिबल है। इससे ज़्यादा है तो वो ज़्यादा है, आप फैट को रिड्यूस करने के लिए कोई और काम कर सकते हैं। जहाँ भी कहीं आप एक्सरसाइज वाली जगह पे जाएंगे, वहाँ ये डिवाइस रखे होते हैं कि आप अपनी फ़ैट वहाँ पे रोज़ के रोज़ मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई एक्सरसाइज करने से फ़ायदा भी हुआ, कुछ फैट में कम भी हुई है कि नहीं हुई है, तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो 19% considered average, whereas the corresponding range of values of a woman for of similar age is 21 to 33%। तो वुमन में ये 21 to 33% तक जो है परमिसिबल रेंज रहती है। हाँ युवराज, यार मेरे लेक्चर रिकॉर्डिंग चल रही है इस टाइम। हेलो, हाँ है, अच्छा थोड़ी देर बाद हो पाएगा, अभी 4:30 तक होंगे फ्री, मेरी रिकॉर्डिंग भी चली हुई लेक्चर की अभी साथ साथ में है, तो वो जोड़ने हैं, बस समझा दे, यूपीएस से जोड़ना है वो पॉइंट जो है ना, कैसे करेंगे, थोड़ी देर बाद आओ आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हाँ जी, तो ये रहा फिजिक्स ऑफ बॉडी फैट स्केल्स, कैलकुलेट करने का तरीका। तो आपने देख लिया वुमेन के लिए % फैट की % थोड़ी ज़्यादा परमिसिबल है और आदमियों के लिए कम। इससे ज़्यादा होती है तो आप मॉनिटर कर सकते हो कि भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो कम हुई या ज़्यादा हुई, तो वो इसलिए वो इन लोगों ने रखे होते हैं। एसी का यूज़ आ गया एक और, ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो 800 माइक्रो एम्पेयर कोई बहुत बड़ा करंट नहीं है, इससे आपको कोई डेंजर नहीं है, लेकिन ये पास जब होगा और इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में होगा, बॉडी से पास कर भी जाएगा, अपने आप जो अंदर कंप्यूटर ने मिनी सामने लगाया हो वो आपकी बॉडी की इम्पिडेंस को भी कैलकुलेट कर देगा। अब इम्पिडेंस डिपेंड करेगी कि फैट कितनी है, क्योंकि फैट की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई तो करंट कम आएगा जो उसके बाद वापस आया, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके बताता है कि भाई तेरी बॉडी में भाई इतने की % है। तो अल्टरनेटिंग करंट का यूज आ गया जी। आपने देखा कि शुरुआत में हमने +2 में डीसी किया, डायरेक्ट करंट, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट करंट का यूज़ हमारी अब लाइफ में अगर देखें बहुत ही कम है, क्योंकि दुनिया में जहाँ भी जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ एसी यूज़ हो रहा है, क्योंकि एसी को ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। किसकी वजह से? ट्रांसफार्मर की वजह से, स्टेप अप स्टेप डाउन करने की वजह से। तो लेकिन डीसी को तो स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते। अब डीसी जितना करंट है उतना ही भेजना पड़ेगा, फिर तो ऐसी तैसी फिर जाएगी, सारी तारें फूक जाएंगी, I2RT लॉसेस। तो डीसी को ट्रांसपोर्ट करना इम्पॉसिबल है, इसलिए डीसी दुनिया यूज़ नहीं करती।
एसी को ट्रांसमिट करना आसान है क्योंकि हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं खूब सारी, करंट कम कर देते हैं, आई स्क्वायर आर टी लॉसेज कम कर पाते हैं। तो एसी का एक यूज आपके पास आ गया। क्या मैं आगे चलूं, पीछे चलूं भाई? सुनाई दे रहा भाई ऑनलाइन वालों ठीक से? चलो। क्या अब हम आगे चलें बेटा? सुधर जा तू, तब से लगी है, आधा घंटा हुआ ऐसे करना है। बाकी उनके लिए बचा ठीक है। द फिजिक्स ऑफ ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन टेंस। और ये जो डिवाइस है छोटा सा डिवाइस है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। और आप अगर कोई घर में किसी को अर्थराइटिस है, अब अर्थराइटिस में क्या होता है कि जॉइंट में पेन है ना, इधर हो गया इधर हो गया, गोडों में इधर हो गया, तो जॉइंट्स यूजुअली पेन कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी भी होता जाता है, स्वेलिंग वगैरह भी आती है। तो उसके लिए कई बार क्या होता है कि डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज देते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास ये डिवाइस अवेलेबल रहता है। और अगर प्राइवेट फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाते हो तो अच्छा खासा सेशन फिर 400 रुपये घंटा, 500 रुपये घंटा ऐसे से पड़ जाता है, एक आर का मतलब। तो है क्या है, बस 2 इलेक्ट्रोड लगाना है आपको। और आप एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा कि हमारा दिमाग क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। मुझे हाथ ऐसे करने पड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो यही है सारा का सारा कि हाँ कितना ऊपर करना है, कितने सामने से कोई चीज़ आती है टकराने के लिए तो मेरा हाथ एग्जैक्टली उसी प्लेस पे जाता है। ऐसा है ना कि चीज़ आ रही है नाक फोड़ने के लिए, मैं नीचे से बच रहा हूँ, बोले बचा लो वो फोड़ के चलेगी। तो एग्जैक्टली जहाँ से चीज़ आ रही होती है वहीं पे ये सारी कैलकुलेशन करता है। ऊपर से भी आ रही है तो ये कैलकुलेट करके बताता है बहुत से तेरे सिर पे बजेगी या पीछे जाएगी आगे बजेगी, उस हिसाब से तुम रिएक्ट करते हो। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ये भेजता है सिग्नल, और उसी के अकॉर्डिंग बाजू उतने ही डिस्टेंस पे जाके ऊपर उठती है। आप हंसते हो उसके लिए भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस यही भेजता है। मतलब इसका मतलब तो डिकोड कर लिए होंगे लोगों ने, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस बिल्कुल कर लिए हैं। आपको करंट का जो 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, आप हंसना बंद नहीं कर सकते, आप हंसते रहते हो खाम खाई बेकार में। तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के सिग्नल डिकोड कर लिए गए हैं जो कि ब्रेन भेजता है, और वो आपके डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ भी एक टेंस डिवाइस, द फिजिक्स ऑफ ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। टेंस इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो एनाल्जेसिया। अब देखिए एनाल्जेसिक दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ आप खाते हो। किसी को अगर पेन हो रही है कहीं पे, दवाई लेता है, वो पेन किलर खाता है। एक चीज़ और भी है कि ये दवाइयाँ सारी, पूरा पीरियोडिक टेबल आपकी अपनी बॉडी में है। बाहर से जो भी आप फूड लेते हो उस फूड में अर्थ की सारी चीज़ें, अर्थ से आई चीज़ें हैं, प्लांट बेस्ड हैं, एनिमल बेस्ड हैं, वही तो खाते हो और क्या खाते हो। और वो कहाँ से आया, वो सब कुछ अर्थ से आया है। अर्थ में क्या है, पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट तो तुम्हारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो सारे के सारे। और ये दिमाग उन एलिमेंट को इकट्ठा करके सारा सब कुछ बनाता है। अगर इसके सारे छोड़ दो ना, ये सब कुछ करता है, सब कुछ करता है, मतलब आपने आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। अगर इसके सारे बचपन से छोड़ दो तो। लेकिन हमने क्या किया, हमने आदत डाल दी हुई है, थोड़ा सा बुखार है दे ठोक पैरासीटामोल, और ये पैरासीटामोल खुद बना सकता है, बुखार को कंट्रोल कर सकता है, पर इसको बनाने की आदत नहीं रखी। जैसे तुम्हारे को पढ़ने की आदत नहीं रही है, बोले नहीं अब ठीक है, ऐसे दिमाग को यूज़ करने की आदत नहीं रही है। वैसे ही ये वाला दिमाग जो है उन चीज़ों को भूल चुका है शायद, क्योंकि इसके सारे हमने छोड़ा नहीं। थोड़ा सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ नहीं, ठोक एंटीबायोटिक, अब उससे जो फेवर में सेल हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं, और जो एंटी है वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो हमने इसके सारे कभी बॉडी को छोड़ा नहीं। अगर छोड़ा होता, ये सब अपने आप पूरे केमिकल आपकी अपनी बॉडी में है, हार्मोन्स आपके अपनी बॉडी में है, उन सबको बनाता भी है, सिक्रेट भी करता है जब ज़रूरत पड़ती है।
तो ये एनाल्जेसिक इफेक्ट जो है इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएंगे। जैसे सपोज यहाँ दर्द हो रही है किसी, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, वो करंट का, पर्टिकुलर करंट की जो फ्रीक्वेंसी है एसी और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो डिसाइड कर लिया जाता है कि हाँ ये जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, तो इसके पेन किलिंग इफेक्ट होगा। तो दो थ्योरीज हैं इसके बारे में भी। एक थ्योरी ये बोलती है कि भाई ये क्या करता है कि ब्रेन को जो सिग्नल जाता है ना पेन का, कि उस सिग्नल को कट ऑफ करने की कोशिश करता है। दूसरी थ्योरी ये है कि एक हार्मोन रिलीज करता है, पेन किलर हार्मोन रिलीज करता है, और वो हार्मोन उस पेन को किल करने की कोशिश करता है। कुछ ऐसे। ये रहा बेटा आपका डिवाइस, और ये रहा जी आपका इसका वेब में जो चीज़ें लिखी गई है इसके बारे में, टेंस के बारे में। वो रहा ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। नाउ से इज अ थेरेपी दैट यूजेस लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा? एसी होगा, लेकिन पल्स जाती है ना, पल्स तो एसी होगी। To provide pain relief, a TENS unit consists of a battery powered device that delivers electrical impulses through electrode placed on the surface of your skin. The electrodes are placed at or near nerves where the pain is located or at trigger points. How does transcutaneous electrical nerve stimulation work? There are two theories about how transcutaneous electrical nerve stimulation works. One theory is that the electric current stimulate nerve cells that block the transmission of pain signal to the brain. ये ब्रेन ही है जो फील करता है, हमारे को नहीं होता कहीं और कुछ नहीं। ब्रेन जो है फील करता है कि हाँ पेन हो रही है, और उसके बाद वो उसका इलाज, क्योंकि पेन फील होगी तो उसके इलाज के लिए भी कोशिश करेगा, तो उसका इलाज ढूंढता है। गर्दन काट दो किसी की, उसके बाद जो मर्जी काटते रहो, फील करने वाला कुछ भी नहीं है। तो पेन का फील करने वाला ये है। तो एक थ्योरी ये है कि भाई अगर आप जो पेन के सिग्नल ब्रेन को जाते हैं वो कट ऑफ कर देता है ये करंट जो है। दूसरी थ्योरी ये भी है, अदर थ्योरी इज दैट नर्व स्टिमुलेशन रेजेस द लेवल ऑफ एंडोर्फिन्स। अब एंडोर्फिन क्या है बेटा? एंडोर्फिन क्या है? एंडोर्फिन पेन किलर, और पेन किलर भी ऐसा जो कि पेन को मजे में बदलने की कोशिश करता है। एक वीडियो में शायद दिखाऊं आज आपको, थोड़ा सा टाइम अगर बचेगा। आपका ब्रेन जो है बहुत शानदार चीज़ है, ये दवाइयाँ भी बनाता है आपके लिए ठीक करने के लिए। ये आपको साइकिल जब सीखी थी आपने, या चलना सीखा था, तो ये बहुत मुश्किल काम था। इतने छोटे से पैर, छोटा सा मतलब कितना होगा, 4 इंच होगा चौड़ाई, 9 इंच लंबाई होगी, 4 इंच बाय 9 इंच के ऊपर इतने 6 फीट की बॉडी को खड़ा करना और उसको बैलेंस करना कोई आसान काम नहीं था। सीख लिया इसने। कहाँ गिरते हो तुम? कभी इधर गिर रहे हो, कभी इधर गिर रहे हो, बैलेंस करना सीख लिया इसने। सब कॉन्शियस माइंड अपने आप झेलता रहता है। तुम थोड़ा कोशिश करते हो यार बैलेंस से देखूं, बहुत इधर ना गिर जाऊं इधर। सब कॉन्शियस माइंड जो है अपने आप इससे सारी चीज़ें हैंडल करता है। तो वैसे ही इसको विटामिन सी भी चाहिए बॉडी को। तो विटामिन सी अगर चाहिए तो कम से कम 4 आपको संतरे में जो विटामिन सी मिलती है वो एक लाल मिर्च में मिलती है, रेड चिली में। और लाल मिर्च सिखाना इसलिए ज़रूरी था कि किसी के पास सब पैसे नहीं है संतरे खाने के लिए, ऑरेंज खाने के लिए, तो लाल मिर्च ठोक ले भाई। 4 संतरों के बराबर एक लाल मिर्च में विटामिन सी होती है। अब ये दिमाग को पता है, तुम्हें कोई बताने वाला जरूरी नहीं है कि तुम्हारा दिमाग को पता है कि बॉस रेड मिर्च खाएगा तो 4 संतरों के बराबर विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो उसने क्या किया, बंदे को उसी लाल मिर्च में, उसी पेन होती है, मुंह जलने लगता है, हालत खराब होती है, सीसी होती है, फिर भी मजा आ गया, क्योंकि वो यही हार्मोन रिलीज करता है एंडोर्फिन्स, और वो उस पेन को भी मजे में बदल देता है। दिमाग को पता है अगर इसको पेन हुई तो दोबारा नहीं खाएगा जरा, और दोबारा नहीं खाएगा तो इसकी बॉडी गई। तो दिमाग जानता है कि लिमिट को क्रॉस करके बंदा जो है जिंदा रखा जा सकता है। लिमिट ये है कि उसको पेन हो रही है तो उसको मजे में बदल दो ना, और वो मजे बदलने वाला कौन है? यही है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, दूसरी थ्योरी ये है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस पेन को, एंडोर्फिन जो रिलीज करेगा, उस पेन में मजे का एहसास, यार ये तो मजा आ गया, बढ़िया हो गया। और वो मेंटल लेवल पे जो पेन, जो किलिंग इफेक्ट था, वो आपको लगता है कि हाँ ठीक हो गया, यार तो मजा आ गया, बढ़िया हो गया। तो एक थ्योरी ये भी है जी। कौन कौन सी में? आर्थराइटिस में, इस डिजीज़ में, डिजीज ऑफ जॉइंट जिसमें काम आती है, फाइब्रोमाइलेजिया और टेंडिनाइटिस, और ये सारी से लोअर बैक पेन, पेल्विक पेन, जहाँ भी पेन हो रही है उसमें ये काम आता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये सेशन आपको प्राइवेट लेना पड़ जाए, कम से कम 200-300 रुपये पर आवर का तो होता ही होता है।
तो मशीन सस्ती सी आ जाती है, घर में रखो, इलेक्ट्रोड ही लगाने हैं, मज़े से 1 घंटे का सेशन लो चाहे आधे मिनट का लो, अगर रिक्वायरमेंट है किसी को तो। और ये एसी प्रिंसिपल के ऊपर ही काम कर रहा है, ठीक है बेटा, एसी प्रिंसिपल के ऊपर ही काम कर रहा है। ऐसी जैसी मशीन होती है कुछ इस तरीके से आपको ये लगानी होती है। आवाज़ ही नहीं आ रही है? बेटा घटी। तो ऐसे जैसा डिवाइस है, खोला, ये डीसी लगा हुआ है इसमें, पर अंदर सोर्स जो है पल्स जनरेट करेगा, एसी में कन्वर्ट करेगा, बस इतना सा डिवाइस है। और 2 इलेक्ट्रोड हैं, वो इलेक्ट्रोड आपने चिपका देने हैं। ये इलेक्ट्रोड है, डिवाइस से लगा दिए, यहाँ पेन हो रही है सपोज, तो एक इलेक्ट्रोड ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, और ये एसी पल्सेस भेजेगा। और एसी पल्स वो जो कि आपके पेन के सिग्नल को शायद कट ऑफ कर देती हैं, या उस पेन को शायद मज़े में बदल देती हैं, क्योंकि हार्मोन रिलीज होता है। नहीं, ये डिपेंड करता है कि जो ये बोलता हूँ कि कोई आधे घंटे का सेशन लगा रहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, वो अपना फ़ायदा भी देख रहे होते हैं, पर आर करेंगे तो फिर ठीक है भाई, थोड़े ज़्यादा पैसे आएंगे। आइए, कैसे आना हुआ? रास्ता भूल गया? कहाँ से आ रहा है इस टाइम अभी? तो यार ट्रैफिक तो होता ही है, पता ही तेरे को, सारी दुनिया को पता है शिमला में ट्रैफिक होता है। देख, तू आ बड़े शिमले से, तू आ छोटे शिमले से, लेकिन यहाँ पे टाइम पे चाहिए। गंदा लल्ला हुआ है, गंदा आदमी। एक क्वेश्चन ले बेटा, a long wire of finite resistance is connected to an AC generator। तो AC जनरेटर है, वो जनरेट कर रहा है और वहां से आउटपुट ले जाना है हमने एक वायर के थ्रू। a long wire of finite resistance is connected to an AC generator, ठीक है बेटा? अच्छा, the wire is then wrapped into a coil of many loops and reconnected to the generator। दोबारा जनरेटर से रिकनेक्ट कर दी। Is the current in the circuit with the coil greater than, less than or same as that of current in the circuit with uncoiled wire? तो पहले हमारे पास ये जनरेटर था बेटा, जनरेटर से हमारे पास कहीं पे हमने ये आगे ट्रांसमिट करना है करंट, लेकिन बाद में हमने इसी को वायर को क्या किया, ये ऐसे कॉइल कर दिया, और इस कॉइल्ड वायर के थ्रू करंट आगे हम लेके जा रहे हैं। कहाँ से बेटा? जनरेटर से। तो करंट पहले ज़्यादा होगा या बाद में ज़्यादा होगा? बाद में करंट ज़्यादा होगा। बाद में क्यों करंट ज़्यादा होगा? नहीं, जनरेटर तो पास करेगा ना आगे, जनरेटर आगे की तरफ पास करेगा, दोनों दोनों आउट रिड्यूस भी होगा, लेकिन करंट तो किसकी वजह से होगा? करंट जनरेटर की वजह से होगा। तो जनरेटर आगे जो करंट भेज रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, वो काफ़ी बड़ा है। तो पहले आपके पास क्या था? सिर्फ वायर थी और उसकी क्या थी? रेजिस्टेंस। लेकिन जब बाद में आपने उसको कॉइल किया ना, तो रेजिस्टेंस तो है ही है, तार तो वही है, तार के पास रेजिस्टेंस होती है, इंडक्टेंस भी आ गई। तो अब आपके पास रेजिस्टेंस कितनी होगी? आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा होल स्क्वायर अंडर रूट। रेजिस्टेंस बढ़ गई, पहले आर थी, अब आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा होल स्क्वायर अंडर रूट है, बढ़ गई रेजिस्टेंस, तो करंट ओवरऑल कम हो जाएगा। ये रीजन था। क्वेश्चन लिख लें बेटा, और क्वेश्चन अच्छे से समझ लें। आपके पास कोई जनरेटर है ये, और जनरेटर से 2 तारें जा रही हैं कहीं तक आउटपुट ले जाके, इस तरीके से, ठीक है ना बेटा? ये तो सिंपल प्लेन वायर थी, लेकिन थोड़ी देर में आपने क्या किया? इन वायर्स को कॉइल कर दिया। तो ये बोल रहा है कि पहले वायर्स में करंट, आउटपुट्स में पहले करंट ज़्यादा होगा कि बाद में करंट ज़्यादा होगा? तो आप क्या बोलोगे कि पहले सिंपल वायर थी, वायर के पास क्या होता है? रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस होती है सिर्फ। जब आपने कॉइल कर दिया तो आर के साथ साथ उसमें क्या हो गया? एल ओमेगा भी आ गया। अब नेट इंपेडेंस क्या आएगी? आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा होल स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि वो एसी जनरेटर है। तो बाद में इंपेडेंस बढ़ गई, इंपेडेंस बढ़ गई तो ओवरऑल करंट बाद में कम हो जाएगा।
वैसे भी इंड्यूस ईएमएफ उसको अपोज करेगा, करंट को अपोज करेगा। तो आज तेरा स्कूल नहीं था फिर? है तो यहाँ आ जाता है, यहाँ क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ लेता, हर कहीं की दौड़ाता है। चलिए जी, हमारा लास्ट आर्टिकल इस चैप्टर का बचा है करने के लिए, और वो है पावर इन एलसीआर सर्किट। तो इसी चैप्टर आज हमारा ख़त्म हो जाएगा पावर का आर्टिकल करने के बाद। चलो बेटा, एक क्वेश्चन और है, चलो ये भी देख लो। A light bulb and a parallel plate capacitor containing dielectric material between the plates are connected in series to the 16 Hz AC voltage present at a wall outlet. When the dielectric material is removed from the space between the plates, does the brightness of the bulb increase, decrease or remain the same? क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़ें। तो एक बल्ब था आपके पास और एक कैपेसिटर भी था, कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक भी था, ये सर्किट आपके पास था। बाद में कहता है डाइलेक्ट्रिक निकाल लिया हमने बाहर, अब बताओ बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो कम होगी कि ज्यादा होगी? फिर बनाता हूं जी, एक बल्ब आपके पास है, एक कैपेसिटर आपके पास है, मतलब सीआर सर्किट है भाई। क्या हो गया? सीआर सर्किट। बीच में क्या था? डाइलेक्ट्रिक था। कहता है डाइलेक्ट्रिक अब रिमूव कर दिया हमने। डाइलेक्ट्रिक रिमूव करने के बाद ब्राइटनेस बढ़ेगी कि कम होगी? क्यों? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कैसे बेटा? बिल्कुल, टोटल जेड हमारे पास आ गया आर स्क्वायर प्लस 1/c होल स्क्वायर अंडर रूट। हाँ बेटा, तो अब नहीं जी, आपने जब डायलेक्ट्रिक स्लैब बाहर निकाल दी तो कैपेसिटेंस कम हो गई। जब आप डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो के टाइम हो जाती है कैपेसिटेंस, और डायलेक्ट्रिक स्लैब निकालोगे तो सी कम हो गया, सी कम हो गया तो 1/c बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गई, करंट कम हो गया, ब्राइटनेस कम हो गई। क्या मेरी बात समझे? तो व्हेन डायलेक्ट्रिक स्लैब इज टेकन आउट, डायलेक्ट्रिक स्लैब is taken out, क्या? कैपेसिटेंस डिक्रीज, तो 1/c इंक्रीज, एक्सी इंक्रीज, सो जेड ऑल्सो इंक्रीज, करंट डिक्रीज कर जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ब्राइटनेस डिक्रीज कर जाएगी।
डायरेक्ट्रिक स्लैब आपको याद होगा, जब कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाली जाए तो कैपेसिटेंस के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो गई थी, के टाइम बढ़ गई थी, और सर डायरेक्ट्रिक स्लैब निकाल दोगे तो 1/k टाइम रह जाएगी कैपेसिटेंस। सी कम हो गया तो सीधी सी बात है एक्स ही बढ़ गया, इम्पिडेंस बढ़ गई, करंट कम हो गया, ब्राइटनेस भी कम हो गई। क्या हम आगे चलें? वो चले बेटा, शेडिंग सिंह। चलो भाई अब हमारे पास है पावर इन एलसीआर सर्किट बेटा, पावर इन एलसीआर सर्किट। अब देखिए पावर क्या होता है बेटा, वी आई या ई आई, है ना बेटा। चलो ई आई से निकाल सकते थे हम बेटा पावर, लेकिन अगर ई भी कांस्टेंट होता और आई भी कांस्टेंट होता, पर यहाँ तो आप अच्छे से जानते हो क्या, ई है ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ना ई कांस्टेंट ना आई कांस्टेंट। स्कूल में अगर कोई पूछे कि एक्सप्रेशन डिराइव करो तो आपको लिखना होता है सपोज वी हैव LCR सर्किट शोन इन फिगर, फिगर बना दो ऐसे, क्योंकि डेरिवेशन आएगी तो स्कूल में आएगी बेटा, है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको सिर्फ समझना होता है करना क्या है। ये आ गया LCR सर्किट। फिर क्या बोलेंगे, सपोज EMF इन द सर्किट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट बेटा, करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी हो सकता है, अगर कौन, कैपेसिटर लीड, कैपेसिटेंस का इफेक्ट ज़्यादा हो, और आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव भी हो सकता है, लैग करेगा अगर इंडक्टर का इफेक्ट ज़्यादा होगा। चलो मैंने कुछ तो माना था, मैंने मान लिया लेट आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर, ये मान लिया बेटा। अब पावर क्या होती है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, मतलब डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, पी डी टी, पी डी टी ना बेटा, पी क्या होता है ई आई डी टी। क्या यहां तक हो गया, तो पावर आपके पास आ गई, सॉरी वर्क डन आपके पास आ गया पी डी टी ई आई डी टी के बराबर। करना क्या चाहता हूं मैं, पावर ही फाइंड आउट करना चाहता हूं भाई, डायरेक्ट क्यों नहीं किया, कर नहीं सकता, क्यों, ईएमएफ भी वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, करंट भी वेरिएबल है, मुझे इंटीग्रेशन की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, 0 to t के लिए पहले वर्क डन कैलकुलेट कर लूंगा, वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम करूंगा, तब मेरी पावर निकलेगी, डायरेक्ट नहीं निकल सकती। तो मैंने डी डब्ल्यू का एक्सप्रेशन लिखा बेटा पी डी टी या ई आई डी टी, ई और आई की वैल्यू डाल दूं, तो जब मैं ई और आई की वैल्यू डालूंगा तो यह ई की वैल्यू डाली बेटा, ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू डाली आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और साथ में क्या था डी टी, है ना बेटा, साथ में आ गया डी टी, ये डी टी है साथ में, इक्वल टू क्या, ई नॉट आई नॉट इकट्ठा कर दिया, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। तो साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या बनेगा बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू डी टी। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पे आप लगाइए फॉर्मूला कौन सा, साइन ऑफ ए प्लस बी,
यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलना बेटा, कोई दिक्कत बेटा यहां तक है जी? कोई परेशानी नहीं? यहां तक क्लियर हो गया जी? अब साइन ओमेगा टी को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, और अगला साइन ओमेगा टी कॉस फाई कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। नेक्स्ट स्टेप में यही होगा, यही होगा ना बेटा? साइन ओमेगा टी को अंदर लेके जाते हैं अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में हम लोग साइन ओमेगा टी को आगे लेके जाते हैं। ये आ गया अगला स्टेप, ई नॉट आई नॉट कॉस फाई इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अगला साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, अगला आ गया क्या, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाई। मैंने यहाँ थोड़ा सा ट्रिक प्ले किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, क्यों? 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, जो कि साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा। करो यहाँ तक, फिर अगले स्टेप पे चलते। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी था ही था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ताकि 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को मैं साइन 2 ओमेगा टी लिख सकूं। ई नॉट साइन ओमेगा टी, फिर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वाई। अब आ गई है, ये था ना बेटा, ये तो ये ई है और आई, तो वर्गडन क्या आएगा, ई आई डी टी, ई आई इंटू डी टी भी लिखे यहाँ पे, ये आ गया वर्गडन। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस वाई। अब साइन ओमेगा टी प्लस वाई, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ के करते रहो बेटा, कंफ्यूजन नहीं कोई होना चाहिए, समझ के करिए, शाबाश। कोई स्टेप पता ना चले तो बोलना है। कोई स्टेप पता ना चले तो बोलना है बच्चों। फाई तो कांस्टेंट है, तो कॉस फाई भी कांस्टेंट और साइन फाई भी कांस्टेंट। फाई तो फेज डिफरेंस है, कांस्टेंट है, जो भी जितना भी है। चलो आगे, अगला स्टेप बेटा, ई नॉट आई नॉट कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, डी टी को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा अंदर, डी टी आगे ये 1/2 साइन फाई, फिर 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को क्या लिख दिया, साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। क्या ये स्टेप समझ में है? कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, वो डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला साइन 5/2 था, तो 1/2 साइन फाई, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी लिख दिया। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, जहां कोई दिक्कत आ रही है वहां बताना है। और मेरे ख्याल से अपना कॉपी देख के करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंस्टेड ऑफ यहाँ मल्टीप्लाई तो करना चीज़ों को। हम निकाल रहे हैं पावर कंज्यूम्ड इन एलसीआर सर्किट। ये वाला स्टेप हो गया। चलो आगे, आगे बढ़े तो आगे हमारे पास है फिर ये डी डब्ल्यू था ना बेटा, अब क्या निकालना है, डब्ल्यू। डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर लो, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया, कांस्टेंट है, कॉस फाई ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन। आगे हाफ साइन फाई कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका, साइन 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन, 0 to t लिमिट आ गई बेटा।
0 to t लिमिट आ गई। कुछ याद है, मैंने आपको शुरुआत में, चैप्टर के शुरुआत में ही साइन ओमेगा टी 0 टू टी के लिए इंटीग्रेशन करवाया था, क्या था? 0। मैंने बताया था साइन ओमेगा टी निकालो चाहे साइन 2 ओमेगा टी निकालो, अरे भाई फुल साइकिल के लिए तो 0 ही वैल्यू आनी है, क्योंकि साइन ग्राफ कैसा होता है? साइन ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा, पहले साइकिल में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव, तो फुल साइकिल के लिए एवरेज निकालोगे तो 0 ही आएगी। और लास्ट में ई नॉट आई नॉट, ई नॉट आई नॉट कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का कोई फॉर्मूला नहीं है स्क्वायर में, सिंगल बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या आप लोगों को याद है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला या साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2, ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था। तो मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। तो मैंने लिखा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 इंटू डी टी। अगला साइन 5 बाय 2, साइन 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 टू टी, ये तो 0 ही आना है, शुरुआत में प्रूव कर दिया हमने। अपनी कॉपी में अपने आप करते चलें, इंस्टेड ऑफ कि आप यहाँ देख के लिखें। अब इस ब्रैकेट में cos 5 बाय 2 बाहर है, 1 इंटू डी टी है ना, 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन, और cos 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 टू टी के लिए 0, साइन थीटा और cos थीटा का इंटीग्रेशन 0 टू टी के लिए 0 ही आता है फुल साइकिल के लिए। तो क्या हम आगे चलें बेटा? इतना हो गया। हो गया बच्चों इतना? इतना हो गया तो आगे बढ़ते हैं जी। आपके पास आ गया था वर्क डन, ई नॉट आई नॉट cos 5 बाय 2 और डी टी का इंटीग्रेशन 0 टू टी, अगला cos 2 ओमेगा टी 0 टू टी, अगला sin 5 बाय 2 sin 2 ओमेगा टी 0 टू टी। पर यार तो हम पहले लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं, ये 0 और ये भी 0। अभी भी करना चाहो अभी भी कर सकते हो, लिमिट ही डालनी है। cos u का फॉर्मूला लगा लो, sin u डिवाइड बाय डी बाई डी टी ऑफ यू, cos sin 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा टी, लिमिट डालोगे तो 0 आ जाएगा। तो बच्चा कौन? ये डी टी का इंटीग्रेशन t, लिमिट आए तो t आ गया, अगला भी 0, उससे अगला भी 0, क्या बना? ई नॉट आई नॉट cos 5 डिवाइड बाय 2 इंटू टी, तो पावर क्या आ गई? w बाई टी, t से डिवाइड करें तो ये t गया, क्या बना? ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2, 2 को लिखा √2 इंटू √2। क्यों लिखा ऐसे? ताकि ये ई आर एम एस बन जाए, ताकि ये आई आर एम एस बन जाए, या ई वी बन जाए, वर्चुअल वैल्यू बन जाए। ई नॉट बाय √2 इंटू आई नॉट बाय √2 इंटू cos 5, ई वी आई वी cos 5। तो आपके पास पावर कंज्यूम्ड इन एलसीआर सर्किट आ गई, ई वी आई वी cos 5। इस पी को बोला जाता है ट्रू पावर बेटा, क्या बोलते हैं? ट्रू पावर। ई वी आई वी को एपरेंट पावर। अरे डीसी में तो यही फॉर्मूला था यार, ई आई बस। तो ई वी आई वी को क्या बोला? एपरेंट पावर, और साथ में जो cos 5 उसको क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। तो ट्रू पावर इक्वल टू एपरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर के बराबर होती है, किसमें? एसी सर्किट में बेटा। ठीक है बेटा? अब है cos 5 की बारी, और आप अच्छे से जानते हो
कि अगर मैं इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो ये क्या है आर, ये क्या बेटा एल ओमेगा, ये 1/c ओमेगा, और ये एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा, और ये जेड, ये एंगल फाई। अगर ये एल ओमेगा अपॉन 1/c ओमेगा तो ये भी एल ओमेगा अपॉन 1/c ओमेगा। मतलब आप जेड निकाल सकते हो और जेड आएगा आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आएगा बेटा। तब तो आप कॉस फाई भी निकाल सकते हो। कॉस फाई क्या आया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर बाय जेड, आर डिवाइड बाय जेड। ये ऐसा बोलिए कॉस फाई आपके पास आ गया आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये रहा कॉस फाई। तो एलसीआर सर्किट में पावर कंज्यूम्ड आ गई ईवी आई वी कॉस फाई, और कॉस फाई आर बाय जेड के बराबर है। ये फॉर्मूला बेटा हर सर्किट का सॉल्यूशन है, क्योंकि कॉस फाई अगर सिर्फ एल आर सर्किट होगा तो 1/c ओमेगा घटा दो ना, आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा होल स्क्वायर अंडर रूट। अगर सिर्फ सी आर सर्किट है तो भाई एल ओमेगा घटा दो, आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस 1/c ओमेगा होल स्क्वायर अंडर रूट। जो दो चीजें सर्किट में है वो रखो, बाकी को भाड़ में जान दो। पर यहां एक चीज क्लियर हो गई कि कॉस फाई अगर रेजिस्टेंस हो गई सिर्फ सर्किट में तो फाई जीरो, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस सर्किट में होगी तो फाई कितना हो जाएगा जीरो, कॉस 0 1। मैक्सिमम पावर कंज्यूम करने वाला कौन है, रेजिस्टेंस। अगर अकेला इंडक्टर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडक्टर वायर का बनता है और ऐसी कोई वायर है जो है नहीं जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, एलआर सर्किट ही बनेगा। पर अगर वो बोले आइडियल इंडक्टर है जी हमारे पास, इंडक्टर है तो पाई बाय 2 बेटा, कॉस पाई बाय 2 जीरो। अरे जीरो पावर कंज्यूम करेगा इंडक्टर। कैपेसिटर में भी 5 पाई बाय 2 है ना, एक में पाई बाय 2 एक में माइनस पाई बाय 2, तो कॉस 90 क्या होगा, जीरो। कैपेसिटर भी जीरो पावर कंज्यूम करेगा। सो जाता हूँ, सोने का टाइम हो गया। आया बच्चों, चलो यही बता देता हूँ जी। पावर आ गया ई वी आई वी कॉस फाई, ई वी आई वी आर डिवाइड बाय जेड, ये आ गया ना बेटा। इफ ओनली रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, फाई जीरो आ गया, कितनी पावर कंज्यूम करेगा ई वी आई वी। इफ ओनली इंडक्टर इज प्रेजेंट इन द सर्किट, फाई 90 आ गया, पावर जीरो आ गई बेटा। इफ ओनली कैपेसिटर इज प्रेजेंट इन द सर्किट, तो भी फाई कितना आ गया 90, माइनस 90 हो जाएगा, कोई बात नहीं। एक में 90 दूसरे 90, कॉस 90 भी जीरो, कॉस और माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर ही होता है। कॉस 90 जीरो ही आना है, कॉस माइनस 90 भी जीरो ही आना है। पावर कंज्यूम फिर जीरो। इफ सी आर प्रेजेंट इन द सर्किट, तो सी और आर लगा दो ना यार, ये आर आ गया और ये 1/c ओमेगा आ गया, जेड आ गया आर स्क्वायर प्लस 1/c ओमेगा होल स्क्वायर अंडर रूट, और कॉस फाई बन गया आर बाय जेड, ई वी आई वी है ना बेटा।
ई वी आई वी आर डिवाइड बाई जेड आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी ओमेगा होल स्क्वायर अंडर रूट। कोई भी जो दो एलिमेंट आपके पास हैं बस वो सर्किट में रखो, पावर कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर लो। जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनको लगा दो सर्किट में और कॉस फाई निकालो जी, जो कि आर बाई जेड है। पावर आ गया एलसीआर सर्किट पे। आपने देखा कि इंडक्टर अगर होगा तो जीरो पावर कंज्यूम करेगा, राइट। कभी अपने घर में लगी ट्यूबलाइट देखी बेटा? आजकल तो लेड की आ गई हैं, वो उसके अंदर ही सारा सामान होता है, लेकिन पुरानी कोई ट्यूबलाइट लगी हो देखी, उसमें बीच में एक बॉक्स जैसा छोटा लगा होता है, कि उसको क्या बोलते हैं पता है? चोक कॉइल। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट में भी करंट को कंट्रोल तो करना पड़ेगा। जैसे डीसी में करंट को कंट्रोल करने के लिए आर का यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दी, करंट कम हो गया। तो भाई एसी में भी तो करंट को कंट्रोल करना पड़ेगा जो जा रहा है, और करंट को कंट्रोल करना पड़ेगा तो, क्योंकि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा करंट पास करेगा तो वो डिवाइस को जला सकता है। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए या तो आप रेजिस्टेंस का यूज़ कर लो, पर रेजिस्टेंस का यूज़ करोगे तो वो मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा। बिल किसके ऊपर ठुकेगा? तुम्हारे सिर के ऊपर। बिल तो तुमने देना। वो जो चोक लगाई उसमें अगर रेजिस्टेंस, चोक कॉइल की जगह रेजिस्टेंस यूज़ करते करंट को कंट्रोल करने के लिए, तो उसने आई स्क्वायर आर टी की फॉर्म में हीट बाहर फेंकते रहना था कमरे में। अरे लाइट देने के लिए लगाई भाई तो ट्यूबलाइट, तो काहे को हीट के बारे में चिंता कर रही? बिल हमने भरना है फिर उसका। तो इसलिए उसमें रेजिस्टेंस का यूज़ नहीं करते करंट को कंट्रोल करने के लिए। काहे का यूज़ करते हैं? कॉइल, इंडक्टर का। अब इंडक्टर का यूज़ करेंगे तो इंडक्टर कितनी पावर कंज्यूम करेगा? जीरो। पर पंगा है कि प्योर इंडक्टर है नहीं हमारे पास। तो अगर हमने वायर का इंडक्टर बना भी लिया तो वो एलआर सर्किट है, पर एलआर सर्किट भी है तब भी वो क्या, रेजिस्टेंस की कम होगी, कम रेजिस्टेंस वाली वायर है, तब भी वो रेजिस्टेंस से कम ही पावर कंज्यूम करेगा। कॉस फाई लेस देन 1 ही आएगा, आर बाय जेड ना बेटा, आर बाय आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस एल ओमेगा का होल स्क्वायर, तो लेस देन 1 ही आएगा। रेजिस्टेंस वाले केस में कॉस फाई 1 आ जाता है, तब भी वो कम पावर कंज्यूम करेगा। तो इसलिए चोक कॉइल का यूज़ किया जाता है एसी को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, रेजोनेंस में एल ओमेगा 1 अपॉन सी ओमेगा के बराबर हो गया, आई स्क्वायर आर आगे पावर तेरी, ई वी आई, या ऐसा बोलो ई वी आई वी 5-0 लिया, बस ई वी आई वी आएगी पावर, रेजिस्टेंस ही रहेगी ना सर्किट में। तो रेजोनेंस के टाइम में एल ओमेगा और 1 अपॉन सी ओमेगा तो गए, सिर्फ आर रह गया था, और आर में फेज डिफरेंस क्या होता है? 0। ई वी आई वी पावर कंज्यूम्ड। कोई आपसे बोले कि व्हाट इज पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, ये तो एलसीआर निकाले ना, एलसीआर तो सारे आ गए हमारे पास, कि सी भी नहीं है जी, एल भी नहीं है, तो आर रह गया, वहीं से सारे आंसर आ गए। पर स्कूल में, बोर्ड में अगर आपको
कोई ये बोलता है नहीं जी, बोले आप अलग से निकालो व्हाट इज पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट। तो आप क्या बोलोगे कि सपोज वी हैव अ सर्किट कंटेनिंग क्या बेटा, अ रेजिस्टेंस ओनली connected to AC source. Now what will be the EMF in the circuit? E naught sin omega t. So what will be current in the circuit beta? I naught sin omega t, phase difference 0. फिर से बोलेंगे पावर क्या होता है, ई आई के बराबर या डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, कितना, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो डी डब्ल्यू कितना आ गया, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। डी डब्ल्यू निकाल लीजिए, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। ऐसा साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, ई नॉट आई नॉट बाय 2। आगे क्या आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन, पर ये तो 0 आ गया। डी टी का इंटीग्रेशन टी आ गया, और अगर टी आ गया तो लिख दिया हमने टी, ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2 को लिखा √2 इंटू √2 चलेगा, इंटू टी। डब्ल्यू बाई टी क्या होगी, पावर, ई वी आई वी, पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट। अगर अकेला रेजिस्टेंस आपको बोर्ड में या स्कूल में पकड़ा है ताकि जी अकेला रेजिस्टेंस में बताओ पावर कंज्यूम कितनी होगी, तब भी क्या मुश्किल है, प्रोसीजर तो वही है, इक्वेशन लिखनी है बस, और उसको वर्क डन निकालना है, उसको इंटीग्रेट करना है, डिवाइड बाय टी करना है, ई वी आई बी पावर आ गई हमारे पास, cos फाई 1 होता है। चलो भाई, जब तक तुम नोट कर रहे हो तब तक मैं अटेंडेंस देखना, मॉर्निंग वाले कौन कौन है। आर्यन चौहान है, अवंतिका नेगिनी आज है ना, आयुष वर्मा, चित्राक्षी आजाद है नहीं, दीक्षित चंदेल, कृतिका राज, कुमुद श्रीधर, लवनीश, मीका शर्मा, मैक भारद्वाज, प्राची थोबल, वो भाई ऑनलाइन में है सुना, वो प्राची बताओ सोगी, अब सोई की कौन लगाएगा, सक्षम केवता, सोई की अटेंडेंस कौन लगाएगा बताओ, है प्राची, प्राची वो तो सुनती नहीं है, सोई हुई है, ले तब से बोल रहा हूँ तेरे को, घर में बैठ के सोए रहना भाई। सान्या चौहान, सोनम, अभिषेक शर्मा, हर्ष इवनिंग की लगाता हूँ बेटा, कितना हो गया। अगर आपसे बोलता है इंडिविजुअली कि भाई पावर इन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली फाइंड आउट करो, तो भी वही प्रोसीजर अलग थोड़ा होगा। लेट ईएमएफ इन द सर्किट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट क्या हो जाएगा, लैग करेगा 90 डिग्री से ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, माइनस साइन कॉमन लूंगा तो अंदर माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, राइट, साइन ऑफ माइनस साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस बार आ गया, साइन 90 माइनस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी,
माइनस कॉस ओमेगा टी, यही है। अब डी डब्ल्यू आपके पास आएगा पी डी टी, ई आई डी टी, ई नॉट आई नॉट इंटू क्या, मैं नेगेटिव साइन भी आया बेटा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, या साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, क्या बन गया, साइन 2 ओमेगा टी माइनस ई नॉट आई नॉट बाई डिवाइड बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी। करो भाई, वर्क डन फाइंड आउट कर लो, और वर्क डन फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे, साइन 2 ओमेगा टी डी टी को इंटीग्रेट करोगे, पर ये तो जीरो आएगा, प्रूव कर लेते हैं जीरो क्यों आएगा। साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा कॉस यू डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ यू। यहाँ तक कर लें, फिर मैं और स्टेप बताता हूँ। और अगर कॉस 2 ओमेगा टी का वैल्यू डालें जीरो, पावर कंज्यूम्ड विल बी जीरो। तो साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, ये माइनस बाहर चला गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और बना ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2, और ये 2 ओमेगा भी बाहर निकाल लिया मैंने, अंदर टी की जगह अपर लिमिट 2 इंटू ओमेगा 2 पाई बाई टी इंटू टी की जगह अपर लिमिट, टी और टी कैंसिल, ये बन गया कॉस 4 पाई, ये बना, माइनस इसी टी की जगह लोअर लिमिट बेटा, लोअर लिमिट कितने, जीरो, माइनस कॉस 0, कॉस 4 पाई भी 1, कॉस 0 भी 1, 1 माइनस 1 0, ओवरऑल वर्क डन 0 आ गया, पावर कंज्यूम भी 0 आ गई। ये भी याद रखिएगा, कॉस 0 भी 1 होता है, कॉस 2 पाई 1 होता है, कॉस 4 पाई 1 होता है, कॉस 2n पाई 1 होगा, ऑड मल्टीप्लाई पाई हमेशा 1, लेकिन कॉस पाई माइनस 1, कॉस 3 पाई माइनस 1, कॉस 5 पाई 1, कॉस 7 पाई माइनस 1, ऑड मल्टीप्लाई पाई में माइनस 1 आते हैं, इवन में ये सारे के सारे 0 आते हैं। तो कॉस 0, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, कॉस 8 पाई, कॉस 10 पाई, इवन मल्टीप्लाई पाई सब 1 आते हैं, लेकिन ऑड मल्टीप्लाई पाई सब माइनस 1 आते हैं, कॉस पाई, कॉस 3 पाई, कॉस 5 पाई, कॉस 7 पाई, ये सारे माइनस 1 आते हैं। तो वर्क डन 0 आ गया बेटा, पावर कंज्यूम्ड भी 0 हो गई। सेम डेरिवेशन कैपेसिटर की हो जाएगी, फर्क क्या पड़ेगा, ये ई नॉट साइन ओमेगा टी करंट है माइनस कॉस ओमेगा टी, कैपेसिटर में आएगा प्लस साइन नॉट कॉस ओमेगा टी, माइनस साइन क्या फर्क है, बाकी सारी डेरिवेशन सेम है। तो पावर कंज्यूम्ड इन एलसीआर सर्किट कोई बोले तो सबसे पहले हमने कर लिया जी, पर इंडिविजुअली बोले कहने नहीं रेजिस्टेंस में ही निकालो जी, तो रेजिस्टेंस में निकाल सकते हैं, और इंडक्टर में निकाल सकते हैं, कैपेसिटर में निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशन ही तो लिखना है, डी डब्ल्यू लिखना है, उसको इंटीग्रेट करना है, डब्ल्यू बन जाएगा। रिया सिंह आवाज नहीं आ रही बेटा, ओ रिया सिंह आवाज नहीं आ रही है भाई, पहले कब नहीं आ रही थी बेटा, अब सभी को आ रही है। मेरा डिवाइस तो ओके है भाई, अब तुम्हारे अपने डिवाइस में क्या दिक्कत है वो देखो, फुल बैटरी है, फुल पावर है, टना टन। बस जी, ये एसी था, एसी ख़त्म। हमारे टाइम में जब हम पढ़ा करते थे, एक और टॉपिक हुआ करता था, उसका नाम था ट्रांजिएंट करंट, ट्रांजिएंट मतलब शॉर्ट लिविंग करंट, और वो क्वेश्चन तो आज भी मिल जाते हैं क्योंकि पहले आए भी हुए हैं, तो पर अब वो तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया।
फिर भी थोड़ा सा मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि उसका मतलब क्या था, समझने के लिए अच्छा है। ट्रांजिएंट करंट या फिर शॉर्ट लिविंग करंट। एसी खत्म बेटा, बस मैं थोड़ा सा बताने लगा हूँ इसके बारे में, ट्रांजिएंट करंट के बारे में बताने लगा हूँ। ट्रांजिएंट करंट, ट्रांजिएंट करंट में सी आर सर्किट बेटा, सी कैपेसिटर, आर रेजिस्टेंस, ये सर्किट आपके पास है और ये है बैटरी जिसका ईएमएफ है ई नॉट, और यहाँ एक बैटरी, यहाँ की सॉरी लगा दी हमने। नहीं ये तुम्हारी अपनी नॉलेज के लिए है, नीट के सिलेबस में नहीं है जी ट्रांजिएंट करंट, पर अगर हो भी तो भी क्या दिक्कत है, बता तो रहा हूँ मैं। चलो ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि सीआर सर्किट में आपको, आप जानते हो कि अगर डीसी कनेक्ट करोगे, इसलिए बताना ज़रूरी था ना कि डीसी कनेक्ट करोगे तो कैपेसिटर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी, अभी तक हमने ये किया भाई, सर्किट में करंट ही नहीं जाएगा। कैपेसिटर वाली ब्रांच ही हम उड़ा देते थे डीसी में, याद होगा आपको, जब डीसी में क्वेश्चन करते थे ना बेटा, कैपेसिटर वाली ब्रांच उड़ा देते थे क्योंकि जैसे ही फुली चार्ज होगा वैसे ही इसमें करंट नहीं जाएगा। पर यार फुली चार्ज होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना बेटा, और वो टाइम में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में इसमें पॉजिटिव चार्ज और इसमें नेगेटिव चार्ज ग्रो करेगा। जब तक फुली चार्ज नहीं होता तब तक तो करंट फ्लो करेगा ना, और फुली चार्ज होने का टाइम जो है वो अप्रोक्सीमेटली पता कितना होता है, 10⁻⁴ टू 10⁻⁵ सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन सी और आर क्या है। अब 10⁻⁴ का मतलब होगा 1/10,000 ऑफ अ सेकेंड, ये ब्लिंक ऑफ आई को भी 1 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड नहीं बोल रहा हूँ, 1/10,000 ऑफ अ सेकेंड या 1/1 लाख ऑफ अ सेकेंड, इतना सेकंड में चार्ज हो जाया करता है। मतलब हम अभी किसकी बात करने लगे, 1/10, 1 सेकंड से लेके 1/10,000 ऑफ सेकंड, सॉरी 0 से लेके 1/10,000 ऑफ सेकंड के बीच में क्या हुआ, जब तुम्हारी आंख इस पे पड़ेगी तो फुली चार्ज हो चुका होगा और इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। लेकिन फुली चार्ज होने से पहले क्या हुआ, चार्ज ग्रो करने लगा इसके ऊपर, है ना बेटा। मान लो टी टाइम के बाद इसके ऊपर चार्ज है क्यू, तो वो क्यू कैसे ग्रो करेगा, क्यू ग्रो करेगा बेटा इस फॉर्मूले से, Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन सी आर, इस फॉर्मूले के हिसाब से ग्रो करेगा। डेरिवेशन भी है इसकी, लेकिन जब हमारे सिलेबस में नहीं तो डेरिवेशन में क्या घुसना हम लोगों ने। आप फॉर्मूला याद रखिए कि अगर चार्ज ग्रो करेगा तो इस फॉर्मूले को ओबे करेगा वो, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन सी आर। भाई ये तो कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, राइट। कांस्टेंट की पावर में कोई डायमेंशन जिंदा नहीं रह सकता, मतलब ऊपर क्या टाइम, तो नीचे क्या होगा, वो भी टाइम होगा। सी आर हैज डायमेंशन ऑफ टाइम, और सी आर को बोलते हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट ऑफ सी आर सर्किट। तो सी और आर कहीं इकट्ठा दिखे तो उसके डायमेंशन किसके हो जाएंगे, टाइम के हो जाएंगे। कैपेसिटेंस इनटू आर के प्रोडक्ट के डायमेंशन किसके होंगे बेटा, टाइम के होंगे बच्चों। ये चार्जिंग के टाइम में, चार्जिंग मतलब की तुमने ऑन की और ये चार्ज होने लगा, चार्ज ऐसे ग्रो करेगा। एक टाइम कांस्टेंट है, अगर सी आर में लूं, टी को सी आर डालूं तो हो जाएगा एक टाइम कांस्टेंट। चल पड़ा बेटा, है क्या हो रहा है, पानी पानी पिया ठीक तो है कि खत्म है कहानी, है बेटा। सी इंटू आर, अगर सी माइक्रोफेरेड में डालते हो तो सबसे बड़ी कैपेसिटेंस है। माइक्रोफेरेड बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का, शायद आपको ध्यान हो जब आप कैपेसिटर के चैप्टर में थे, जो अच्छी अच्छी बुक्स में प्रॉब्लम है वो माइक्रोफेरेड में कैपेसिटर, क्योंकि प्रैक्टिकली यही अवेलेबल होती है, नैनोफेरेड, पिकोफेरेड। ये अगर माइक्रोफेरेड है तो बहुत बड़ी कैपेसिटेंस है। चलो मैं सबसे बड़ी कैपेसिटेंस की बात कर लूँ, सी क्या 1 माइक्रोफेरेड इंटू आर, रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो क्या आ गया 10 रेज़ पावर माइनस 6 इंटू 10, क्या आ गया बेटा 10 रेज़ पावर माइनस 5, तो सी आर आ गया 10 पावर माइनस 5 सेकेंड, एक टाइम कांस्टेंट। अगर मैं टी को सी आर डालूं
तो यहां से आएगा Q इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई बेटा, या Q नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2.718, यही ना। जब इसको सॉल्व करूं तो पता क्या आएगा 0.632 Q नॉट, मतलब 63.2% ऑफ Q नॉट ये ग्रो कर चुका होगा चार्ज। कितने में? एक टाइम कांस्टेंट में। और एक टाइम कांस्टेंट कितना आ गया 10⁻⁵ सेकंड। 10⁻⁵ सेकंड में 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ग्रो कर चुका होता है। अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम कांस्टेंट में अगर 10 टाइम कांस्टेंट हुए तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ सेकंड में ये 99.9% ग्रो कर चुका होता है। 10⁻⁴ सेकंड में फुली चार्ज हो चुका होता है। 1/10,000 ऑफ सेकंड में फुली चार्ज हो चुका है। अरे भाई 0 से लेके 1/10,000 सेकंड की बात कर रहा हूं। उस टाइम चार्ज कैसे ग्रो करेगा उसकी बात हो रही है, वो है ट्रांजिएंट करंट। बाद में तो आप ब्लिंक ऑफ आई के टाइम में जब आप देखोगे 1 सेकंड के बाद तो आपको फुली चार्ज मिलेगा, सर्किट में कोई करंट फ्लो तो करता नहीं मिलेगा, क्योंकि कैपेसिटर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी। 1/c ओमेगा ना, XC इक्वल टू 1/c ओमेगा। ऐसा F0 होगा तो XC इन्फिनिटी होगा, ऐसे ना बेटा। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर आपका फुली चार्ज हो गया होगा जी। फुली चार्ज जब हो गया आपका कैपेसिटर तो हमने बैटरी हटा दी। अब कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है तो अगला क्या बोलता है, बोले मैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का बड़ा तगड़ा सोर्स बन गया बस। बैटरी के भाड़े में बोलते मैं तो बेटर हो गया। तो अगला बोलता है मुझे यार पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास है, मैं करंट फ्लो कराऊंगा। बैटरी हटाई और वो डिस्चार्ज होने लगा रेजिस्टेंस के थ्रू। आइस के राट इसमें हीट लॉस होना शुरू हो जाएगा, करंट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो करंट जब डिके करेगा उसका फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू Q नॉट e⁻⁻⁻t/CR। ये डिस्चार्जिंग के टाइम पे Q इक्वल टू Q नॉट इंटू e⁻⁻⁻t/CR। CR फिर से क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो ग्रोथ ऑफ चार्ज का और डीके ऑफ चार्ज का। हाँ, ये वाला अगर आपके पास है ना बेटा, dQ/dt बनेगा करंट, तो करंट भी निकाल सकते हो। डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करो तो करंट ये बनेगा ग्रोथ के लिए। बड़ा खुश है आज, क्या बात, कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई है। कौन आ रहा है? अच्छा, कहाँ से आ रहा है? बैटरी जरा चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए। चलो भाई बस इतना ही करते हैं फिर, और देख लेंगे अगर एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज भी देखना है, कहीं उसमें एक आधा क्वेश्चन हुआ तो पूरे फिर डेरिवेशन करवा दूंगा सारे। एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज में भी अगर एक आधा क्वेश्चन ऐसा हुआ ना, है नहीं वैसे अब हटा दिया गया है, पर कहीं थ्योरी में तो बिल्कुल भी नहीं है, पर एडिशनल एक्सरसाइज देख लेना कहीं अगर हुआ है। हाँ दे रहा हूँ। तो भाई इतना ही कर रहा हूँ जी, है ना। तो ऐसी आप लोगों को असाइनमेंट दे दी गई है, वो असाइनमेंट कर ली, असाइनमेंट कर लीजिए, आ जाना आराम से बैठिए।